हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बैंकिंग। बच्चों अभी तक हम लोग इस बैंकिंग चैप्टर में कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं और कॉमर्शियल बैंक वाले क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। बच्चों हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका काम क्या होता है कि उस देश में जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको कंट्रोल करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, उनको सुपरवाइज करना एंड ओवरऑल उनको कंट्रोल करना। बच्चों ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये कोई नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन नहीं करता। इस सेंट्रल बैंक में कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं की जाती है और न ही सेंट्रल बैंक कोई पब्लिक को लोन देता है। न तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और न ही कोई लोन देने का काम करता है। यहाँ तक कि वो जनरली कोई पब्लिक डीलिंग भी नहीं करता, बल्कि सेंट्रल बैंक जो होता है उसका मेन वर्क होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसका मेन वर्क क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का। उसका काम होता है कि हमारे देश में जो भी बैंकिंग सिस्टम है, जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है, उनको कंट्रोल करना, उन्हें डायरेक्शन देना, उनको सुपरवाइज करना। ये काम होता है हमारे सेंट्रल बैंक का। जैसे हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये कोई नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन नहीं करता। इसका वर्क क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। इससे बच्चों हम लोग बैंकर ऑफ द बैंक ही बोलते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकर ऑफ द बैंक कहलाता है। बैंकर ऑफ द बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बैंकों का बैंक है। वो बैंकों के बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, बैंक की इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, बैंक में डिस्काउंट रेट क्या होगा, बैंक कैसे एक्टिविटीज करेगा, पब्लिक डीलिंग कैसे करेगा, इनके बारे में वो रूल्स रेगुलेशन तैयार करता है। इसलिए उसको बैंकर ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रल बैंक है ये हमारे देश का, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक होता है। ठीक है, देखो इसकी मैंने मीनिंग कैसे दिया आपको। इट रिफर्स टू एपेक्स बॉडीज। बच्चों एपेक्स मींस क्या होता है? सुप्रीम बॉडी। ये सबसे बड़ा बैंक होता है। सुप्रीम बॉडीज दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये क्या काम करता है? हमारे देश का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, उनको कंट्रोल करता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार करता है और उनको डायरेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, which is established on 1 अप्रैल 1935। ये डेट बच्चों याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि रिजर्व बैंक के एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। अब देखते हैं ये सेंट्रल बैंक क्या वर्क करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक समझो बच्चों। सेंट्रल बैंक का सबसे मेन फंक्शन होता है करेंसी अथॉरिटी। समझना, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका सबसे मेन वर्क होता है इशू ऑफ करेंसी। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आप जानते हो यहाँ पर हमारे इंडिया में 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जो भी करेंसी नोट इशू किए जाते हैं वो नोट कौन इशू करता है? हमारा आरबीआई इशू करता है। केवल 1 रुपए का जो नोट होता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार इशू करती है। और 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट होते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जितने भी नोट होते हैं वो सारी नोट हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इशू करने का काम करता है। ये नोट इशू करने का काम केवल सेंट्रल बैंक ही करता है, दूसरा कोई बैंक ये काम नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि करेंसी इशू करने के मामले में सेंट्रल बैंक के पास अपनी मोनोपोली होती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के अलावा दूसरा कोई अथॉरिटी नोट इशू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बच्चों हम लोग अपने सेंट्रल बैंक को बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट बैंकर होता है। इसे हम लोग गवर्नमेंट बैंकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार जब गवर्नमेंट को फंड की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो लोन या फंड कौन प्रोवाइड करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। बच्चों हमारी गवर्नमेंट को जब भी फंड की जरूरत पड़ती है
लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो लोन किससे लेती है? सेंट्रल बैंक से लेती है। तो सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करता है हमारे गवर्नमेंट को। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्शन करना होता है तो ये हमारा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पब्लिक से टैक्स कलेक्शन करने का भी काम करता है। इसके अलावा हमारा ये सेंट्रल बैंक कई बार गवर्नमेंट के एडवाइजरी के रूप में भी काम करता है। वो गवर्नमेंट का एडवाइजरी बैंक होता है। वो कैसे कि गवर्नमेंट जब भी अपना बजट तैयार करती है या मनी से रिलेवेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाती है, तो वहां पर वो अपने सेंट्रल बैंक की एडवाइस पर ये काम करती है। ठीक है, इसीलिए उसको बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। समझ बच्चों, सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकर ऑफ द बैंक होता है। बच्चों से हम बैंकर ऑफ द बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, उनके लिए उनको डायरेक्शन देना, ये सारा काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इसीलिए इसे हम लोग बैंकर ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। उनको सुपरवाइज करना है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन तैयार करना है, उनके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होगी, बॉरोइंग रेट क्या होगी, डिपॉजिट रेट्स क्या होगी, डिस्काउंट रेट क्या होगी, कस्टमर को कितने अमाउंट तक क्रेडिट देनी है, तो इस सब के बारे में रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। और जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं इन रूल को मानने के लिए वो बाउंड होते हैं। इसलिए अपने सेंट्रल बैंक को बोलते हैं बैंकर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। समझ बच्चों, ये बहुत चीज है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सोचो बच्चों, जैसे हमें आपको जब कभी भी कोई लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। अगर हमें आपको, हम लोग कौन है? हाउस होल्ड है, तो अगर हमें आपको कोई लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन लेने के लिए हम और आप लोग कहाँ जाते हैं? कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचो, कॉमर्शियल बैंक को अगर फंड की जरूरत पड़ती है, कॉमर्शियल बैंक पर फंड की नीड है, तो वो अपना फंड किससे लेगा? वो लोन किससे लेगा? तो वो लेता है सेंट्रल बैंक से। तो बच्चों, सेंट्रल बैंक लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को और कॉमर्शियल बैंक लोन देता है पब्लिक को। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स, कि अगर पब्लिक को लोन की जरूरत पड़ती है तो पब्लिक लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से, और कॉमर्शियल बैंक को अगर फंड की या लोन की जरूरत पड़ती है तो वो लोन किससे लेगी? सेंट्रल बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। बच्चों, हम लोग ने पिछली वीडियो पढ़ा था कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट रिजर्व के रूप में रोकना पड़ता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व। इस रिजर्व को रोकने का पर्पस ये है कि जो डिपॉजिटर हैं मुझे उनको टाइमली पेमेंट करना है, मुझे उनको टाइम पर पेमेंट करना है। तो बैंक वाले सारा डिपॉजिट अमाउंट लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि कुछ प्रोपोर्शन अमाउंट अपने डिपॉजिट का, कुछ प्रोपोर्शन अमाउंट वो अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रोक लेते हैं। अब समझना बच्चों, जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व मेंटेन करता है, ये रिजर्व वो कहाँ रखता है? सेंट्रल बैंक के पास। कॉमर्शियल बैंक वाले जो भी रिजर्व मेंटेन करेंगे वो रिजर्व का अमाउंट कहाँ रखा जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास रखा जाएगा। तो वो जो सेंट्रल बैंक है वो कैश रिजर्व को अपनी सेफ कस्टडी में मेंटेन करता है। नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस। समझो बच्चों, सेंट्रल बैंक के पास हर एक बैंक का अपना अकाउंट होता है। सेंट्रल बैंक हर एक कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट मेंटेन करता है। केनरा बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड विजया बैंक अकाउंट, यूनियन बैंक अकाउंट, उसके पास हर एक बैंक का अकाउंट होता है। तो क्या होता है, जब भी किसी एक बैंक की चेक दूसरे बैंक में डिपॉजिट की जाती है तो वो चेक क्लियरिंग करने का काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए हमारा अकाउंट चलता है SBI में, स्टेट बैंक में, और आपका जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक में है, और सपोज करो मैंने एक 10,000 रुपए की चेक आपको नाम काट के दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए हमारे स्टेट बैंक से निकल करके यूनियन बैंक में जाना होगा। तो इस चेक की क्लियरिंग करने का काम कौन करेगा? हमारा सेंट्रल बैंक करेगा। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? 10,000 रुपए से स्टेट बैंक को डेबिट कर देगा और यूनियन बैंक को 10,000 रुपए से क्रेडिट कर देगा। तो वो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करता है। तो क्लियरिंग हाउस के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बच्चों, हमारे देश में जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो या दूसरी कोई भी करेंसी हो, उसको अपनी सेफ कस्टडी में रखने का काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। हमारे देश के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज है या जो भी गोल्ड रिजर्व है
उनको सेफ कस्टडी में रखता है हमारा सेंट्रल बैंक। और लास्ट मैंने आपको दिया है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और एक्ट एज क्रेडिट कंट्रोल। बच्चों हम लोग ने पिछली वीडियो पढ़ा था कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो लोग क्रेडिट क्रिएशन करने का काम करते हैं। वो अपने इनिशियल डिपॉजिट का कई टाइम ज्यादा अमाउंट लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट सोचना कि अगर ये कॉमर्शियल बैंक वाले बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करने लग जाए तो क्या होगा? क्या होगा सोचो। अगर ये मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा होने लग जाए, एक लिमिट से ज्यादा होने लग जाए, तो क्या होगा? क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और सोचो जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि मनी की वैल्यू गिर जाएगी और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। यानी आप ओवरऑल कहें कि मार्केट में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे, महंगाई आ जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने का काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है। तो जब ये सेंट्रल बैंक देखता है कि जो कॉमर्शियल बैंक वाले हैं वो बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई आ रही है, प्राइस लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आ गया, तो वो कुछ ऐसे प्लान करता है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे कि उस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। होप सो बच्चों ये सेंट्रल बैंक का टॉपिक आपको मेरा समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है आप उसे क्लास में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। आपको गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।